किशन इस प्रेम धाम में नौकरों की देखभाल का काम करता है और थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लिया करता है। सीढ़ी के नीचे बरसाती डालकर बनाए गए किशन के इस रूम को इस घर के बड़े भाई साहब ने डीलक्स रूम का नाम दिया है। बड़े भाई साहब चाहे मजाक में इसे डीलक्स रूम कहते हों, मगर किशन के लिए ये मजाक नहीं, सच है। किशन को अपने इस कोने से बहुत प्यार है, इस कदर कि आप इसे प्यार नहीं मोह कह सकते हैं। फुर्सत के क्षणों में किशन यहीं आकर अपने सपने देखता है। हालांकि फुर्सत के क्षण उसके लिए निहायत ही मुश्किल हैं, पर जब भी मिल जाएं, वो अपनी इसी कुठरिया में आकर पलंग पर पड़ जाता है और कोई न कोई फिल्मी गीत गाता अपनी नायिका के सपने देखा करता है। जब से किशन जवान हुआ है, उसके सपनों में बाकायदा एक नायिका आने लगी है। काल्पनिक लड़कियों का मेलजोल है किशन के सपनों की नायिका। जाने वो कौन होगी, कब, कैसे और कहाँ मिलेगी, किशन नहीं जानता, मगर उसने उसका नाम भी रख लिया है सपना। और तो और, एक दिन तो वो घर की बड़ी भाभी के साथ बिजासन माता का मेला देखने गया था। तो जब तक भाभी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर देवी के द्वार पर गईं और दर्शन करके धीरे धीरे उतर कर आईं, उसने एक गुदने वाले से अपने उल्टे हाथ की कलाई पर नाम भी गुदवा लिया था, सपना। घर की छोटी भाभी या रागिनी दीदी उसे जब तक पढ़ाया करती थी, इसीलिए इतना अक्षर ज्ञान उसे हो गया था कि वो अपने हाथ पर लिखा नाम सपना पढ़ ले। किशन अरमानों से भरा एक लड़का था, अपनी माँ की तरह सपनों में जीने वाला। पलंग के पीछे की दीवार पर उसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर चिपका रखा था। साइड की पुरानी दीवार पर जाने किस जमाने का एक आला बना था। किशन ने उस आले में एक छोटा सा आईना और कंघा रख रखा था। ये उसके जेब के कंघे से थोड़ा बड़ा वाला कंघा था। आईने के पीछे सुगंधित साबुन का टुकड़ा और शैम्पू के पाउच की लड़ी वो रखता था। वो अपनी तनख्वाह के पैसे इन्हीं चीज़ों में खर्च करता था। उसे कौन से घर भेजने थे पैसे। एक दिन गांव में गुल्लन आया, जो किशन की माँ के दूर के रिश्ते का ममेरा भाई लगता था। वो मुंबई से आया था, अपनी बहन के लिए लिपस्टिक भी लाया था। उसने किशन की माँ को बताया कि मुंबई में तो कैसी सड़ी शक्ल की औरतें लीप पोत के हीरोइन बन जाती हैं। एक का भी चौखटा ऐसा नहीं जैसा किशन की माँ का है। अगले हफ्ते गांव के लोगों को पता चला कि किशन की माँ गुल्लन के साथ बस में चढ़ गई। बस के दरवाजे पर टाटा करके हाथ हिलाते हुए, गांव गली में जो दिखा उसे कहते हुए कि वो हीरोइन बनने मुंबई जा रही है। किशन की माँ ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा था। किशन का बाप शाम को गांव लौटा तो उसे पता चला, तो फिर उसने अपना सिर ठोक लिया। जल्दी ही वो दूसरी बीबी ले आया। वो घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। आंख में शर्म थी उसकी। पति के दोस्त भाई जब घर आते तो उनके लिए घूंघट डालकर तब चाय लेकर आती। किशन की माँ की तरह नहीं, उघाड़े मुंह सारे चमन की खाक छानती फिरे। किशन के नए भाई बहन की दुनिया में जल्द ही आ गए और किशन के जी का जंजाल बन गए। नए बीवी बच्चों में बाप का मन ऐसा रमा कि किशन बाप के होते भी अनाथ समान हो गया। जब देखो कुत्तों की तरह दुत्कारा जाता और गधे की तरह उससे काम लिया जाता। किशन जहाँ भी दिखता सब लड़के उसको चिढ़ाने लगते। किशन की माँ भाग गई, किशन की माँ भाग गई। जी हल्का करने के लिए किशन के पास एक ही चीज़ बची थी। बाप ठर्रा लाता था तो किशन उसमें से चोरी से 2 घूंट पी लेता। एक दिन बाप ने देख लिया तो जो पिटाई हुई कि बस। बाप ने ये कहते हुए पीटा कि वो अपनी माँ पर गया है। वो भी कभी दारू चैन से पीने नहीं देती थी। जिद करती थी कि 2 घूंट मैं भी लगाऊंगी। मार पीट लेने के बाद बाप ने किशन से कहा, जा तू भी भाग जा मुंबई, दल्ले का काम तो तेरी माँ ही दिलवा देगी तुझे। किशन को ये बात बहुत बुरी लगी, मारपीट से ज़्यादा बुरा। और एक दिन वो भी बस में सवार हो गया। टिकट नहीं था, इसीलिए कंडक्टर ने पास के ही एक शहर में उतार दिया। 2 थप्पड़ लगाए सो अलग। अभी तो और थप्पड़ किशन का इंतजार कर रहे थे। वो अब एक अजनबी शहर में था, भूखा प्यासा बिना सहारे, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। 2-4 गली मोहल्ले पार किए होंगे कि एक चाय का ठेला दिखा। वो चाय के ठेले के सामने जाकर खड़ा हो गया, आंखों में याचना लिए।
मगर चाय वाला शायद दयावान नहीं था। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए किशन को घूर कर देखा, पर पूछा नहीं कि चाय पिएगा क्या। इतने में एक ग्राहक आकर बेंच पर बैठा। दो पहले ही बैठे चाय सुड़क रहे थे। ग्राहक ने स्पेशल चाय मांगी। सेठ ने अपने यहाँ काम कर रहे लड़कों से एक को आवाज़ लगाई, ए छोरा, इधर दे एक स्पेशल चाय। छोरा तपेली में चाय डालने लगा। इतने में सेठ ने किशन से पूछा, क्यों रे, कब धोवेगा? किशन ने हाँ में गर्दन हिलाई। जा उधर टोटी वाली कोठी के पास ढेर पड़ा है, धो ले और एक लाइन से जमा दे। सेठ ने उंगली से इशारा किया, और हाँ, फोड़ना मत, नहीं तो दो लात पड़ेंगी। उस पल में न जाने कहाँ से किशन में विनम्रता उतर आई। उसने कहा, जी सरकार। इतना अच्छा संबोधन तो चाय वाले ने अपने लिए कभी किसी के मुंह से नहीं सुना था। अतः उसने माथा ऊंचा किया और गर्व से भरी आवाज में कहा, छोरे, तूने अच्छा काम करके दिखाया तो कल से चाय बांटने के काम में लगा लूँगा, पर आज तो मुफ्त में काम करना पड़ेगा, खाली चाय दूंगा। आज किशन ने फिर कहा, जी सरकार। तो बाकी के तीन छोरे खी खी करके हंसे। सेठ ने उन्हें घुड़का तो वो लोग चुप हो गए। जो भी हो, किशन को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। 2-3 घंटे कब निकल गए किशन को पता ही नहीं चला। रात 10 बजे सेठ ने ठेले पर बनी गुमटी के पतरे खींच दिए और ताला लगा दिया। स्टूल विस्टूल सब अंदर रख दी और घर चला गया। शाम को उसने किशन और तीनों बड़े लड़कों को एक एक ठंडी चाय और 2-4 बिस्कुट भी दे दिए, जो बरनी में बाकी बिस्कुटों के नीचे रखे टूट फूट गए थे। भूख से जूझने के बाद अब समस्या थी सोने की। उसने देखा बाकी तीनों लड़कों ने ठेले की छत पे से गुदड़ियाँ निकाली थी और ठेले के नीचे और आसपास बिछा ली थी और वहीं फुटपाथ पर ही सो गए। किशन ने उनकी ओर आशा से देखा तो एक ने आंख मारकर कहा, टेंशन मत ले, यहीं सो जा तू भी। उसने 1.25 महीने गुमटी पर गुजारे। उसकी तनख्वाह उन लड़कों ने छीन ली, फिर भी गुमटी ही उसका ठौर रही, क्योंकि आसपास के दफ्तरों में चाय बांटने जाता तो बाबू लोग उसे कुछ खिला पिला देते, कभी कभी पैसे भी दे देते, जो वो छीनने के डर से अपने साथियों से छुपा लेता। सेठ रोज सुबह चाय पाओ और शाम ढले चाय बिस्किट देता ही था। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन गांव का ही एक बंदा नारायण उस गुमटी पर स्पेशल चाय पीने आया। वो किशन को देखते ही पहचान गया। वो बोला, तू किशन है ना, वही किशन जिसकी माँ भाग गई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी ज़रूरत तो प्रेम धाम में है। वहाँ उन लोगों को सुबोध के लिए एक पूंछ की ज़रूरत थी। चल मेरे साथ, चल प्रेम धाम। सुबोध की पूंछ किशन को समझ नहीं आ रहा था कि नारायण भैया ये क्या कह रहा है, पर वो उनके साथ हो लिया कि जो भी हो, इस नर्क से तो मुक्ति मिलेगी। और सच में वो जहाँ पहुँचा वो उसे प्रेम धाम ही लगा। प्रेम धाम उन लोगों के मकान का नाम था। सुबोध भैया उनके 24 घंटे के नौकर। यहाँ तक कि खाना बनाने वाली नहीं आए तो वे खाना भी बनाते। खाना बनाने वाली आती तो भी चटनी, सलाद, रायता बनाने जैसे रसोई के ऊपर के काम वही करते थे। इसमें सुबोध भैया को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्हें तो बाइयों के साथ ही ठी करने का शौक था। मगर और भी तो काम थे ऊपर के, जिनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते थे। इसीलिए सुबोध भैया को एक सहयोगी की ज़रूरत थी। ऐसा सहयोगी जिसके चलते उनका आसन डिगे नहीं और वे घर के सेवकों के सरताज रहें। यानी कि उनको एक सहयोगी हाथ नहीं पूंछ की ज़रूरत थी, जो उनके पीछे पीछे चले और वे जो काम बताए वो करता जाए। इसके लिए उपयुक्त कोई कम उम्र का लड़का ही हो सकता था। ऐसा ही लड़का ढूंढने के लिए घर के बड़े भाई साहब ने नारायण को याद किया था। नारायण उनके एवं उनके भी कई घरों के लिए एक अनौपचारिक एजेंट था, जो ज़रूरत पड़ने पर सेवक या सेविका ढूंढ कर ला दिया करता था। नारायण को अपना कमीशन मिल जाता था, इसीलिए अभी अभी प्रेमधाम में एक ऐसे ही सेवक की ज़रूरत थी जो बच्चा हो, उम्र में कच्चा हो। बड़े भाई साहब ने नारायण से साफ कह दिया था कि 12 का भी हो तो चलेगा, पर जिसे भी लाओ उसे अच्छी तरह रटवा देना कि उसकी उम्र 14 है। इसीलिए नारायण ने जब किशन को चाय की दुकान पर देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। यूं नारायण को दिख रहा था कि किशन की मूंछ नहीं फूटी है और आवाज़ इतनी पतली है कि वो लता मंगेशकर का गाना भी गा सके।
मगर उससे क्या, उसने किशन को सिखा दिया कि कोई भी उसकी उम्र पूछे तो 14 बरस ही बताना। किशन की तो ये बात समझी समझाई थी, क्योंकि चाय वाले सेठ ने भी यही बताया था कि कोई उम्र पूछे तो 14 बताना। खैर किशन खुश था कि चाय की दुकान से उसे छुट्टी मिल गई। नारायण ने किशन को प्रेमधाम के जो हरियाले ख्वाब बताए थे वो सच्चे ही थे, झूठे नहीं। प्रेमधाम तो सचमुच प्रेमधाम ही था। किशन को दोनों टाइम पेट भर खाना मिलता, सुबह की चाय भी, इसके अतिरिक्त भी खाने पीने की कोई न कोई चीज़ उसे मिलती ही रहती थी। यहाँ तक कि टॉफ़ी, गोली भी या मिठाई भी, कोई भी चीज़ खराब होने का डर होते ही सुबोध भैया या किशन को दे दी जाती थी। घर की बड़ी भाभी तो रोज प्रसाद चढ़ाती, वो भी सबको बांटती थी। घर वालों से लेकर सुबोध और किशन सबको, जैसे ही बड़ी भाभी पूजा घर से निकलती, किशन सब काम छोड़कर हथेली पर हथेली रखकर प्रसाद लेने की मुद्रा में वहाँ खड़ा हो जाता। वैसे भी उसके काम तो घर भर में घूमने फिरने के ही थे। कभी सुबोध उसे छत पर कपड़े सुखाने या उतारने भेजता, तो कभी बड़ी भाभी उसे रागिनी दीदी या आलोक भैया को जूते पहनाने को या उनके बस्ते उठाकर बस स्टॉप तक छोड़ आने को बोल देती थी। दीदी और भैया से कोई ये ना समझे कि वे उम्र में किशन से बड़े हैं, वे तो उससे छोटे बच्चे थे। मगर किशन क्या, सुबोध तक उन्हें रागिनी दीदी और आलोक भैया भी कहते हैं। और किशन को भी यही सिखाया गया था, पर इससे किशन को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं थी। वो यहाँ मंजे में था। बड़ी भाभी यदि प्रसाद देती थी तो छोटी भाभी उसे अक्षर ज्ञान कराती थी। वे चाहती थी कि किशन अनपढ़ ना रहे। दोनों भैया लोग सुबोध को डांट देते थे, पर उसे नहीं, शायद बच्चा समझकर। हाँ, काम करवाने में वे कोई कसर नहीं छोड़ते थे। छोटे भैया किशन से सिर की चंपी करवाते तो करवाते ही जाते, घंटों मना करने का नाम नहीं लेते, भले किशन के हाथ क्यों ना दुख जाएं। बड़े भैया किशन से गिनकर 500 मुक्के लगवाते अपनी कमर पर। उनको कमर में दर्द जो रहता था। अम्मा जी भी थी जो दिन भर रामायण बाजती रहती थी, वो भी जोर जोर से अक्षर जोड़ जोड़ कर। वे भी लगभग अनपढ़ ही थी, कभी स्कूल नहीं गई थी, उन्हें बस गिनती गिनना और रामायण बाजना ही सिखाया गया था। अम्मा जी को अपनी रामायण से अगाध श्रद्धा थी और दोनों बेटों को अपनी अम्मा में। वे अम्मा जी के आगे अपनी बीवियों की भी नहीं सुनते थे। किशन से अम्मा जी का बस ऐसा ही कुछ काम पड़ता था, जैसे अम्मा जी मंदिर जाएं तो उनके साथ जाना और बाहर खड़े रहकर उनकी चप्पल की रक्षा करना। लकड़ी का हाथ लेकर अम्मा की पीठ खुजाना, अम्मा जी के घुटनों पर बांधने के लिए पड़ोस के घर से खटूमड़े के पत्ते लाना। बस इसी तरह के कुछ छोटे मोटे काम। कभी कभी रागिनी दीदी और आलोक भैया उसे अपने साथ बैडमिंटन भी खिला लेते थे। आशय यही है कि प्रेमधाम में किशन एकदम मजे में था। फिर बायोस्कोप वाली घटना हुई। उससे किशन का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। बस किशन की दिनचर्या में बदलाव हो गया और वो सीनियर हो गया। सुबोध की आदत थी औरतों पर चुपके से ताक झाँक करने की। वो इसी फिराक में रहता था कि बर्तन मांजने वाली जब बर्तन मलने में व्यस्त हो और खुदा ना खास्ता उसका पल्लू कुछ सरक जाए तो कैसा मजा रहे। वो छत पर जाकर भी खड़ा रहता कि पड़ोसियों की झाड़ू वाली जब चौक में झाड़ू दे रही हो और थोड़ा नैन मटक्का हो जाए तो जरा सुरूर आए। उसकी इन हरकतों को किसी औरत ने नज़रअंदाज किया तो किसी ने साथ दिया। पिटाई कभी नहीं हुई, शायद इसीलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। उस दिन छोटी भाभी की सहेली की सास मर गई थी और वे मैयत से होकर आई थी। अम्मा जी का साफ निर्देश था कि किसी के मरने में जाकर आने पर घर का कोई भी सदस्य अपने कमरे के बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर सबसे आगे बने सार्वजनिक बाथरूम में नहाया जाए और नहाकर पहनने के कपड़े मैयत के लिए घर से निकलने के पहले ही बाथरूम में टांग कर जाएं, ताकि छुआछूत ना हो। इसीलिए छोटी भाभी वैसा ही करने वाली थी। भाभी नहाने घुसी कि सुबोध ने किशन को बुलाया। क्यों बे, बायोस्कोप देखेगा मुफ्त में। किशन को याद आ गया, गांव में कभी कभी मेले ठेलों के वक्त आने वाला बायोस्कोप। आहा, कैसी रील चलती जाती थी और फोटो आगे बढ़ती जाती थी। कभी हेमा मालिनी तो कभी ताजमहल, एक फ़ोटो अमिताभ की तो दूसरी कुतुब मीनार की। किशन की माँ तक बायोस्कोप शौक से देखती थी, इसीलिए बायोस्कोप का नाम सुनकर किशन के मन में चाव उतर आया।
टीवी पर रोज भागती तस्वीरों के चलते भी, पर बायोस्कोप तो बायोस्कोप था, उसका अपना ही मजा था। इसीलिए किशन ने जोश से हामी भरी और पूछा, कहाँ है बायोस्कोप? सुबोध ने बाथरूम के दरवाजे के की होल की तरफ इशारा किया, जिसके भीतर छोटी भाभी नहा रही थी। किशन को इस प्रस्ताव पर इतना ही बुरा लगा जैसे किसी ने उसकी माँ को नहाते हुए देखने को कह दिया हो। बड़ी और छोटी भाभी उसे मातृत्व ही लगती थी, या फिर ये कहो कि किशन के मन में दोनों भाभियों के भीतर ही अपनी बिछड़ी माँ को ढूंढ लिया था। खासकर छोटी भाभी में, जो उसे पढ़ा भी देती थी, खाने पीने को भी देती थी और हमेशा उससे कोमलता से ही बात करती थी। खैर, ढीठ सुबोध को किशन के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने किशन से कहा, ठीक है, तू चौकीदारी कर, मैं बायोस्कोप देखूंगा। उसने किशन को बता भी दिया कि कोई आता दिखे तो किशन मुंह से क्या आवाज़ निकालेगा कि सुबोध सतर्क हो जाए। किशन ने हामी भर दी, आवाज़ निकाल कर भी बता दी। ड्रिल प्रैक्टिस के बाद सुबोध ने सीधे बाथरूम के की हॉल पर झुककर अपनी एक आंख उस पर रख दी और दूसरी आंख बंद कर ली, और ऐसा मगन हो गया कि उसका दिमाग तो क्या, उसके कान भी साथ छोड़ गए। अब उसे किसी आहट का भान नहीं था। कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि किशन को बाहर के गेट की जाली पर बड़े भैया की झलक दिखाई पड़ी। वे भीतर आते ही उसके पहले ही किशन वहां से खिसक गया। आवाज करके सुबोध को सतर्क करना तो दूर की बात है, और सुबोध पकड़ लिया गया। बस उसी दिन सुबोध की प्रेम धाम से विदाई हो गई और नन्हा किशन अनायासी चीप सेवक बन गया। उसने काम भी ऐसी फुर्ती और होशियारी से संभाला कि घर के लोग किशन के कायल हो गए। प्रेम धाम उसका स्थायी वास हो गया। अब यही उसका घर था, यही उसका परिवार, यही उसका संसार भी। पूरे 8 साल पलक झपकते गुजर गए। अब किशन की मूछें फूट आई थी और वो बालिक हो गया था। उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई थी। बड़े भैया ने कहा भी, किशन, तुम्हें पैसा घर भेजना नहीं होता, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, तुम्हारी तनख्वाह उसी में जमा करवा देंगे। कब तक हम तुम्हारा रुपया अपने पास जमा रखेंगे? दरअसल अब तक की व्यवस्था ये थी कि बड़े भैया किशन का पैसा जमा कर रहे थे। जितना उसे हाथ खर्च के लिए चाहिए होता था मांग ही लेता था और अपने सब शौक पूरे करता था। जैसे अक्सर रविवार की शाम जब बाकी सब लोग बाहर ही खाने वाले हों, अम्मा जी के लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें खिलाकर सिनेमा चले जाना। यूं दिवाली पर उसे नए कपड़े दिलाए जाते थे। फिर भी कभी कभी वो अपने पैसे से कोई छैला सी कैप या टी शर्ट ले आता था। तेल साबुन तो वो खरीदता ही था। कुछ चीज़ें उसे भाभी लोग भी दे देती थी, जिन्हें वो अपनी कुठरिया में लाकर रख लेता था। मगर उसका सबसे खास था उसका टेप रिकॉर्डर और वो चौखुट आईना जो उसने आले में रखा था। फ्री टाइम में वो जमकर कैसेट सुनता था। जोर जोर से फिल्मी गाने गाते हुए भी काम करता तो कोई उसे कुछ नहीं कहता था, बशर्ते रागिनी दीदी या आलोक भैया के एग्जाम ना चल रहे हों। अपनापन तो इतना हो गया था कि बड़ी भाभी ने तो रागिनी दीदी से किशन को राखी ही बंधवाती थी। क्या पता ये अपनापन नहीं समझदारी हो, शुद्ध समझदारी। किशन ये सब समझ नहीं पाया था। वो राखी बंधवा कर इतना भाव विभोर हो गया था कि तुरंत बाजार जाकर रागिनी दीदी के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लाया था। घर में कोई मिठाई जैसे जलेबी आती तो किशन को भी दी जाती, एकदम ताज़ा ताज़ा और गरम। भले तख्त पर बैठी अम्मा जी ये चिल्लाती ही रहती कि क्यों इस मुँहे को बिगाड़ रही हो, शुद्ध घी की जलेबी है, देना ही है तो किसी बामन को बुला कर दो, कम से कम तुम लोगों के खाते में पुण्य तो जमा होगा। मगर दोनों भाभी लोग अम्मा की ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। अम्मा जी वो भी बड़ी विचित्र जीव थी, बात निकली है तो उनके कसीदे भी काढ़ ही लिए जाएं। अम्मा जी घर के बीचों बीच बने चौगान में एक तख्त पर बैठी हर वक्त रामायण बचा करती थी। बीच बीच में नौकरों को ललकारा करती थी और बहुओं को ताने दिया करती थी। बेटों से तो वे लाड प्यार से बात किया करती थी। बेटों को ताना देने का मन हो आए तो उनके लिए अम्मा जी के खजाने में बस एक ही ताना था, ऐसी डरपोक औलाद पैदा की है मैंने, जब देखो लुगाई के घाघरे में घुसे रहते हैं। अम्मा जी को अपने लड़कों की सब बात अच्छी लगती थी, सिवाय उनके पत्नी प्रेम के। दोनों बेटे 40 पार निकल जाने पर भी अम्मा जी के आज्ञाकारी बने हुए थे।
अम्मा जी के दिए संस्कारों के मुताबिक धर्म ध्यान भी करते थे। इस तरह प्रेम सागर में सब अच्छा ही चल रहा था। किशन को भैया और भाभी लोग साथ में बेटा जोड़े बगैर कभी नहीं बुलाते थे। किशन बेटा इस तरह बार बार गूंजता कि लगता किशन का सरनेम बेटा है। बेटा होने के जोश में किशन भी 2 गुना काम करता। सुबोध की तरह उसने कभी ये फरमाइश नहीं की कि उसे एक पूंछ की ज़रूरत है। यूं झाड़ू पोछे वाली, कपड़े बर्तन वाली, खाना बनाने वाली आती जाती ही थी। बाकी 24 घंटे का तो किशन ही था, जिससे कभी भी पाँव की मालिश करवाई जा सकती थी, पीठ दबवाई जा सकती थी। घर देर से आने पर रात को 2 बजे भी जिसे उठाया जा सकता था। ड्राइवर ना आने पर गाड़ी भी चलवाई जाती थी। भैया लोगों ने किशन को भी लाइसेंस दिलवा दिया था। झाड़ू पोछे वाली के साथ वो जाले झाड़ता, कपड़े वाली के साथ कपड़े डोरी पर डलवाता, बर्तन वाली बर्तन साफ करे तो उन्हें पोंछ कर छीके में जमाता, खाना बनाने वाली के साथ आलू छीलता, सब्जी काटता, मिक्सी चलाता, उसके जाने पर रसोई का प्लेटफॉर्म धोता वगैरह वगैरह। मगर एक दिन लहरों की आवक जावक की लय में सहज बहते प्रेम धाम में तूफान आ ही गया। अम्मा जी के पास खूब रकम सामान था, जिसमें से कुछ उन्होंने दोनों बहुओं को आधा आधा बांट दिया था, मगर सारा नहीं। अम्मा जी इतनी मूर्ख भी नहीं थी कि सारा खजाना ऐसे ही खाली कर दे कि बहुओं की लार ही सूख जाए। उसका टपकते रहना जरूरी था। इसीलिए अम्मा जी ने कुछ गहने अब भी अपने पास रखे थे। कुछ को तो गला कर सोने की डलिया बना ली थी, ताकि रागिनी की शादी के निमित्त और आलोक की भावी बहू के लिए जरूरत पड़ने पर नए डिजाइन का कुछ गढ़वा सकें। क्या पता उनके जीते जी आलोक की बेटी आ जाए और उसे छोरा सरीखा कुछ हो जाए, तो फिर वे स्वर्ण सीढ़ी तो बनवाएंगी। ऐसे सपने देखने में अम्मा जी शेख चिल्ली से कोई कम नहीं थी। खैर ये सब होता उसके पहले ही एक और काम आ गया। वे मंदिर गई थी तो स्वामी जी ने कहा था कि मंदिर का स्वर्ण कलश बनाने की योजना है। उसके लिए उनके शिष्यों शिष्याओं और श्रद्धालुओं में से जिससे जो बने उतना करना है। बस उसी के लिए अम्मा ने उस रोज अपनी तिजोरी से 5 तोला सोना निकाला था और एक लाल बटुआ नुमा थैली में डालकर अपनी छोटी सी जिस तकिए नुमा गद्दी पर वे बैठती थी उसके नीचे रख लिया था और रामायण बाँचने बैठ गई थी। सुबह नहाते ही वे तिजोरी से सोना निकाल कर लाई थी और शाम को संध्या आरती के लिए मंदिर जाने के लिए साथ ले जाने हेतु उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला तो सोने की थैली गायब थी। बस अम्मा ने वो कहराम मचाया कि पूछो मत। अम्मा ने कहा पुलिस में रपट लिखाओ, जो कोई बेचने जाएगा सो पकड़ा जाएगा। बड़े भैया ने मना कर दिया। बावरी हुई हो अम्मा जी, जरा सी बात में पुलिस को घर दिखाओगी। सोना मिल गया तो कौन सा पुलिस तुम्हें वापस दे देगी। बड़े भैया ने कहा तो अम्मा जी चुप कर गईं। उन्होंने फिर पुलिस की बात नहीं की, मगर मन में तो हलचल मची हुई थी। पूरे 7 दिन हो गए थे सोना गए। अम्मा जी दिन भर भड़बड़ाती और ताने मारती रहती थी। बहुओं को उन्होंने ताना मारा कि उन दोनों के हाथ पैर चलते नहीं, जब देखो पड़ी पड़ी अलसाया करती हैं। तभी तो इतने नौकर चाकर लगते हैं घर में। पोछा लगाने वाली आती तो अम्मा अपने तख्त पर बैठी बैठी झाँक झाँक कर देखती कि अब वो किस कमरे का पोछा लगाने गई है, और फिर उसी दिशा में मुंह करके कहने लगती, जिसने भी मेरा सोना लिया है उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसका घर फूट जाएगा। पोछे वाली मुंह में पल्लू लिए खीखी हंसती, मगर धोबिन को जब यही ताना दिया तो वो इतनी जोर से पूरे 60 कपड़ों का गट्ठा फेंक कर चिल्लाई कि गट्ठा सीधे किशन की नाक पर लगा और वो टूटते टूटते बची। धोबिन तो इतना गुस्सा थी कि श्राप को उलटकर अम्मा जी पर मार गई कि जो गरीबों पर झूठा इल्जाम लगाता है उसी का सत्यानाश होगा। रोटी बनाने वाली ने तो अम्मा के ताने सुन सुनकर काम ही छोड़ दिया। बोली, हम पर बुरा समय आ गया है, जब तो दूसरों के घर रोटी पो रहे हैं पर हाथ पैर ही चला रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे। फिर भी चोरी का शक करते हो तो तुम्हारे यहाँ कल से नहीं आएंगे। दोनों बहुओं ने हाथ जोड़कर सासू जी की तरफ से माफ़ी मांग ली। इस पर भी वो टस से मस नहीं हुई, लगा लगाया काम छोड़कर चली ही गई। ऐसा नहीं कि किशन का नंबर नहीं आया था। अम्मा का कहना था जिसकी माँ भाग गई हो उसका क्या ईमान धर्म होगा और क्या संस्कार होंगे। इस निगोड़े की बरसाती तलाशो, बहुत सिर पर चढ़ाया है तुम लोगों ने। मगर किशन बुरा मानता उसके पहले ही
दोनों भाभी लोग उसे पुचकार लेती। अम्मा जी को तो तुम जानते ही हो किशन, हमें तो तुम पर पूरा विश्वास है, तुम तो हमारे बेटे जैसे हो। किशन भी जानता था कि उसके नाम से बेटा शब्द अभी अलग नहीं हुआ था। भले अम्मा जी ने उसे कभी बेटा ना कहा हो, पर दोनों भैया और भाभी उसे बेटा ही कहकर पुकारते थे। किशन बेटा। दोनों भाभी लोग उसे समय निकाल निकाल कर पढ़ाया भी करती थी, इसीलिए किशन को अक्षर ज्ञान भी हो गया था। भाभी लोग का प्यार देखकर भावना भावना में बहकर उसने अपनी माँ के भागने का राज भी घर वालों को कब का ही बता दिया था। तभी तो अम्मा जी बीच बीच में किशन के लिए ये ताना भी हवा में छोड़ देती थी कि देखना मेरा सोना बेचकर भाग जाएगा ये हीरो बनने, बम्बई का टिकट कटा लेगा और अपनी नाक तो कब की कटा चुका है। नाक वाली बात अम्मा जी ने इसीलिए कही थी कि भाभी लोगों की सह के चलते अम्मा जी के तानों का किशन बुरा मानने के बजाय हंस देता था या किसी फिल्मी धुन की सीटी बजाते हुए काम करता रहता था। अम्मा जी स्वामी जी के दरबार भी नहीं गई थी, खाली यहाँ जाने का मन नहीं हुआ। आखिर वे सोना लेकर जाने वाली थी उस दिन। 7वें दिन तो खुद स्वामी जी का ही बुलावा आ गया कि सेठानी आने वाली थी, अब तक नहीं आई। फिर तो स्वामी जी 2 महीने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, उसके बाद ही लौटेंगे, इसीलिए वे मिलने आ ही जाएं। इस दफे दोनों बेटे बोले चलो अम्मा यूं ही कन्नी ना काटो, सोना चला गया उसमें तुम्हारा क्या दोष, जो तुम स्वामी जी को मुंह नहीं दिखाओ। 5 तोले सोने की कीमत का पैसा हम अपनी तरफ से दे देंगे कलश के लिए, ये तो पुण्य का काम है, हम कर ही देंगे। इसीलिए अम्मा चली स्वामी जी के द्वार। इस बार दोनों बेटे साथ थे। वहाँ दुनिया जहान की कई बातें हुई, इस बारे में भी कि मंदिर का स्वर्ण कलश बनवाने के लिए स्वामी जी किन किन स्रोतों से धन इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे अम्मा सहित उनके दोनों बेटों को इसमें अपना भी योगदान देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा धन देगा और चंदा भी इकट्ठा करेगा, उसे कलश स्थापना पूर्व होने वाले यज्ञ में जजमान बनने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर अम्मा जी में भी 7 दिन से खोया हुआ जोश वापस आ गया। उन्होंने खुश होकर हुंकार भरी और उम्मीद भरे गर्व से अपने दोनों बेटों की ओर देखा। अब अम्मा जी को लगा स्वामी जी को सोना गुमने की बात बता ही देना चाहिए। बेटे पुलिस को बताने को मना कर रहे हैं, पर स्वामी जी को तो नहीं, इसीलिए उन्होंने बेटों के सामने ही पूरा किस्सा स्वामी जी को बताया और लगे हाथों उपाय भी पूछ डाला कि चोरी कैसे पकड़ी जाए। रामायण में श्रद्धा है ना, आगे बताने की जरूरत स्वामी जी को नहीं पड़ी। ये करार पाया गया कि मंगलवार की सुबह घर के सब सदस्य नहाकर रामायण पर फूल चढ़ाएंगे। फिर दोनों भाभी लोगों में से एक के सहित स्नान करके आसन पर रामायण के सामने बैठेंगी और आंख मूंद कर भगवान का ध्यान करेंगी। फिर रामसला का प्रश्नावली के किसी एक कोष्टक में उंगली रखेंगी। हर कोष्टक से अगला 10वां अक्षर लिखती जाएंगी। धोबन खाने वाली, मालिश वाली, झाड़ू पोछे वाली, ड्राइवर, प्रेस के कपड़े वाला, केबल वाला, हर किसी का नाम लेकर अलग अलग बार रामसलाका के उत्तर मांगे गए। जिस जिसके नाम पर सुनसिय सत्य असीसा हमारी, मुद मंगलमय संत समाजू जैसी चौपाई आएंगी, वो निर्दोष जानकर बख्श दिया जाएगा। उससे आगे कोई पूछताछ नहीं होगी। मगर जिन जिन के नाम पर उदरे अंत न होई निबाहु, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही जैसी चौपाई आएंगी, उनके सबके नाम की पर्ची बनाई जाएगी। हथेलियों के बीच अच्छी तरह खंगाल कर पर्चियाँ भगवान के सामने डाली जाएंगी। उनमें से एक पर्ची आंख मूंद कर उठाई जाएगी। इस आखिरी पर्ची पर जिसका नाम निकले वही चोर। इसीलिए सब कुछ तय हो गया। बस एक गड़बड़ हुई कि छोटी भाभी छूने से बैठ गईं। अम्मा जी बड़बड़ाई भी कि जब कोई काम पड़ता है ये दन्न से छूने से बैठ जाती है। जन्म की आलसी जो ठहरी, मगर इतने से व्यवधान के लिए मुहूर्त नहीं टाला गया। प्रश्नशलाका की बैठक हुई और उत्तर भी आया। अंतिम पर्ची में किशन का नाम था, जो पीठे पर बैठी बड़ी भाभी ने कांपते होठों से पढ़ा। ऐसा लग रहा था ताजे धुले केस के साथ उनकी आंखें भी नम हो आई थी। अब बारी थी किशन की बरसाती पर छापे की। जहां फिल्मी पोस्टर, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, साबुन, तेल के साथ ही ब्रांडी की एक छोटी बोतल भी आई थी। आईने के पीछे एक बड़ा सा दिया उल्टा रखा था। बड़े भैया ने उसे सीधा किया तो उसके नीचे से ढेर सारी चिल्लर निकल कर बिखर गई। क्यों रे, कहाँ से चुरा चुरा कर इकट्ठी की ये चिल्लर?
दोनों भाई ने किशन पर लात घूंसे की बौछार कर दी। रागिनी और आलोक ऊपर की खिड़की से सहमे हुए सब देख रहे थे। बड़ी भाभी हक्की बक्की खड़ी देख रही थी और छोटी भाभी बाकायदा रो रही थी। अम्मा ने घुटने पकड़कर इतनी दूर चौक तक चलकर आना जरूरी नहीं समझा। वे तो अपनी राजगद्दी पर बैठी बैठी ये सोचकर मगन थी कि राम जी की कृपा से चोर पकड़ा गया, अब पिटाई हो रही है। इधर किशन लात घूंसों के बीच बार बार चिल्ला रहा था, मैंने चोरी नहीं की भैया, मैं चोर नहीं हूँ। माँ कसम मैंने चोरी नहीं की, हमको भी पता है तेरी माँ की कसम कैसी पक्की है। जैसी माँ वैसा बेटा, चल बेटा अब तो थाने चलना। किशन कुछ बोल पाता उसके पहले ही छोटे भैया की लात किशन के पेट पर ऐसी पड़ी कि वो बिलबिला कर गिर पड़ा। दोनों भाई रुक गए कि कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। उसे थाने देने की बात छोड़ दी गई। पानी की छींटे मारे तो वो उठ गया। बड़े भैया बोले, चल दफा हो जा यहाँ से, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। किशन निकलने को हुआ और भैया से बोला, भैया जी मेरे पैसे जमा हैं आप पर, वो तो दे दो। फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा माँ कसम। फिर माँ कसम बाज नहीं आएगा तू। कोई पैसे वैसे नहीं, जो सोना तूने उठाया है ना उसमें सब हिसाब किताब बराबर हो गया। अब जा रास्ता नाप। मैंने सोना नहीं लिया भैया, माँ की नहीं तो चाहे जिसकी कसम खिला लो, दोनों भाभी की कसम, रागिनी दीदी की कसम। अच्छा तो अब तो हमारे बीवी बच्चों की कसम खाएगा। बड़े भैया दहाड़ कर जिस वक्त कह रहे थे उसी वक्त छोटे भैया ने खूंटी पर टंगी किशन की जीन्स में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निकालकर खुद की जेब के हवाले कर लिया। किशन समझ गया कि हजारों रुपयों के साथ ही उसका लाइसेंस भी जब्त हो गया। वो रोने लगा, भैया मेरा पैसा दे दो, लाइसेंस दे दो। अब छोटी भाभी आगे बढ़ाई थी, भैया जी प्लीज़ बच्चे का रुपया लाइसेंस ना रखो, हमको पाप लगेगा। कौन सा हम रखेंगे छोटी, इसका रुपया स्वामी जी को दे देंगे, मंदिर के कलश में काम आएगा। तुम कहती हो तो लाइसेंस दे देते हैं, मगर फिर ये हमको कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। और कार के लाइसेंस के साथ ही किशन ने प्रेम धाम छोड़ दिया। वो बहुत देर तक फुटपाथ पर बैठा रोता रहा। रात के करीब 1 बजे जब उसे पता था कि सब सो जाते हैं, वो हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए घर के सामने आया और उसे जोर से प्रेम धाम लिखी संगमरमर की प्लेट पर दे मारा। प्रेम टूटकर नीचे गिर गया और धाम में दरार पड़ गई। कॉलोनी में कोई चिल्लाया भी, कौन है कौन है, मगर उसके पहले ही किशन भाग गया था। फिर वो कभी नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया। इस घटना को 8 साल हो गए थे। अम्मा जी इस बीच नहीं रही थी। रागिनी की शादी हो गई थी। ऐसी शादी ठाट बाट से हुई थी कि देखने वाले देखते रह जाएं। आलोक आगे की पढ़ाई करने लंदन चला गया था। बड़े भैया को डायबिटीज हो गया था। छोटे भैया को एक कार एक्सीडेंट में मल्टीपल फ्रैक्चर, जिसके ठीक होने के बाद भी उनका लंगड़ा कर चलना कभी नहीं छूटा। अम्मा के घुटनों का दर्द जैसे आकर बड़ी भाभी के पाँव में समा गया था। मगर अब किशन जैसा कोई नहीं था जो पड़ोस के घर से खटू मड़े के पत्ते ला कर देता। उसके बाद 24 घंटे का आदमी मिला ही नहीं। किशन तो क्या सुबोध जैसा भी नहीं। नौकर आते और छुट्टे काम करके चले जाते। दोनों भाभी जब तक किशन को याद करती, छोटी भाभी जी कुछ ज़्यादा ही। वे हमेशा कहती, हमने किशन के साथ अच्छा नहीं किया। किसी का भी नाम आ जाता, किशन का नहीं आना था। छोटी भाभी ने दोनों भैया लोगों, यहाँ तक कि बड़ी भाभी से छुपाकर पंडित जी को रुपए दिए थे कि कोई पूजा पाठ करा ले। क्या मालूम किशन का ही श्राप लग गया हो, जो घर भर में सबको कुछ न कुछ बीमारी हो गई। वैसे सबसे जटिल बीमारी तो छोटी भाभी को ही हुई थी, बार बार हाथ धोने की बीमारी, जिसके चलते उनकी हथेलियों की चमड़ी छिल गई थी और कभी कभी खून भी रिसता था। डॉक्टर ने कहा साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, दवा भी लिखी, साथ ही मरीज की हिस्ट्री भी जानना चाहिए। मगर छोटी भाभी ने बताई नहीं। एक दिन की बात है, भैया लोगों के ऑफिस से एक आदमी दौड़ता हाँफता आया। उसने बड़ी भाभी के कान में एकदम नज़दीक लाकर कुछ कहा। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी को दौड़कर अलर्ट किया, अरे छोटी, हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, अभी तो वे ऑफिस में हैं, घर भी आ सकते हैं। तुम्हारे गहने लत्ते तो सब डिक्लेयर्ड है ना, और बैंक में भी होंगे। मेरे पास मेरे मायके के 2 सेट हैं, मैं पड़ोस में मधु के यहाँ रखने जा रही हूँ।
तुम्हारे पास क्या है दे दो, वो भी रखाऊंगी। मेरे तो सब सेट डिक्लेयर्ड हैं, बैंक में भी रखे हैं। मगर क्या, एक चीज़ है अनडिक्लेयर्ड, वो अपने गहनों के साथ मधु के यहाँ रख दो भाभी। दो वो क्या है? 5 तोला सोना, बड़ी भाभी आंखें मिलाए बगैर छोटी भाभी से बोली। छोटी भाभी को यकीन नहीं हो रहा था कि बड़ी भाभी ऐसा भी कर सकती हैं। भाभी, ये गहने आपने चुराए थे और आपने इल्ज़ाम लगा दिया उस बेचारे किशन पर। शाम को जब दोनों भैया घर वापस आए तो छोटी भाभी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। बड़े भैया ने अपने एक आदमी को किशन के गांव भेजा था, तो वहां से पता चला कि किशन आज तक अपने गांव कभी वापस नहीं गया। ये सुनकर बड़े भैया को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। सभी ने बड़ी भाभी को बहुत कोसा। किशन ने यहाँ पर रहकर कार चलाना सीख लिया था और फिर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, इसीलिए वो अपने गांव वापस नहीं गया था और दूसरे शहर जाकर एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ ड्राइविंग का काम करने लगा। वो लोग उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। आज के समय में किशन अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजार रहा है। उसकी शादी भी हो गई थी सपना से। जिस लड़की के वो सपने देखता था उसे वो भी मिल गई थी और उसका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है। किशन अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है, लेकिन वो प्रेम धाम को कभी भूल नहीं पाया था। किशन ने कोई चोरी नहीं की थी, इसीलिए आज वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। लेकिन प्रेम धाम में पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। वहाँ पर हर कोई परेशान है और सब इस गिल्ट में जी रहे हैं कि उन्होंने किशन के साथ अच्छा नहीं किया। कहते हैं अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो फिर आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। किशन ने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, इसीलिए आज वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।